गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे ओबीजी की। कल और परसों के दिन आपकी पीडियाट्रिक की क्लास हो गई होगी। आज से ओबीजी के आपको नोट्स भी लिखना है, लेकिन नोट्स जब लिखना है जब मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले समझने की कोशिश करना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो नोट्स स्टार्ट करेंगे। ओबीजी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। जहां भी समझ में नहीं आएगा आप लिख के पूछेंगे, ठीक है। तो भाई ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑब्स्टेट्रिक होता है और गायनेकोलॉजी होता है। ऑब्स्टेट्रिक क्या है? ऑब्स्टेट्रिक और दूसरा हो गया हमारा गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक के अंदर हम किसकी बात करते हैं? तो हम बात करते हैं इट डील्स विद प्रेग्नेंट फीमेल एंड देयर अनबोर्न चाइल्ड। जैसे ही फीमेल बर्थ करेगी बच्चे को, उसके बाद बच्चे की जो बात होगी वो पीडियाट्रिक के अंदर होगी, और फीमेल जो बात होगी वापस से किसके अंदर बात हो जाएगी? गायनेकोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं। तो हम डील करते हैं गायनेकोलॉजी के अंदर डील्स विद नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। किसके बारे में बात करेंगे? तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के बारे में अगर हम बात करें तो हम किसके अंदर बात कर लेंगे? तो हम करेंगे गायनेकोलॉजी के अंदर बात। जबकि अगर हम बात करें ऑब्स्टेट्रिक के अंदर तो हम डील करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल के साथ और अनबोर्न चाइल्ड के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। और आगे चले हम, तो आगे हम बात करेंगे एंड्रोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। पहले समझ लेना है, लिखने के लिए टाइम देंगे आपको, ठीक है। एंड्रोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। एंड्रोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो एंड्रोलॉजी क्या है? तो एंड्रोलॉजी के अंदर आप बताते हो कि इसमें स्टडी होती है, किसकी स्टडी होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी हम बात करते हैं? तो हम इसके अंदर बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जबकि अगर गायनेकोलॉजी के अंदर बात करें तो गायनेकोलॉजी के अंदर हम किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? गायनेकोलॉजी बोल देते हैं। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गोनाड्स क्या होते हैं? तो गोनाड्स में आप बताओगे कि गोनाड जो होते हैं ये क्या है? ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर अगर हम बात करें तो ऑर्गन क्या है, गोनाड्स क्या है? तो आप बता देते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनाड्स होते हैं टेस्टिस। क्या होते हैं? टेस्टिस, जो कि एक ऑर्गन है, जो क्या रिलीज करेंगे? जो सेल रिलीज करते हैं। सेल कौन सी रिलीज करते हैं? जिसका नाम हो जाता है स्पर्म। वैसे ही हम बात करें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसके अंदर गोनाड्स क्या बात करते हैं आप? तो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स क्या है? तो गोनाड्स होते हैं ओवेरी। क्या होता है? ओवेरी। ओवेरी क्या रिलीज करेगी? तो ओवेरी आप बताते हैं कि ओवम रिलीज करती है, जो क्या है? तो सेल। अगर यही हम बात करें तो स्पर्म क्या है? तो स्पर्म तो हो जाती है सेल। जबकि गोनाड जो है, टेस्टिस जो है, उसको क्या है? तो वो ऑर्गन है, ठीक है। एंड्रोलॉजी और गायनेकोलॉजी हमने बात की। एंड्रोलॉजी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को हम एंड्रोलॉजी बोलते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी हम बोलते हैं। गोनाड्स बात करें तो गोनाड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? ओवेरी होता है। स्पर्म और ओवम जो होती है ये सेल होती है, जो किसके थ्रू रिलीज होती है? किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो आप बताते हैं कि स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस से रिलीज होता है, जबकि ओवम जो होता है वो किससे रिलीज हो जाता है? ओवेरी से रिलीज हो जाता है। आपने सुना होगा कि सबसे बड़ी सेल आप किसको बोलते हो? तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोल देते हैं आप? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल आप बोलते हैं ओवम को। साइज कितनी होती है इसकी? तो साइज आप बताते हैं कि 130 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 130 माइक्रोन होती है। जबकि अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म क्या होता है? तो स्पर्म होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसकी साइज कितनी? लगभग 50 माइक्रोन। हम बताते हैं कि इसकी साइज होती है 50 माइक्रोन, ठीक है। आगे और बात करें तो हम बात करते हैं कि 50 माइक्रोन। जबकि अगर मेल के अंदर पूछे तो मेल के अंदर तो ओम नहीं होता। तो लार्जेस्ट सेल मेल के अंदर क्या बताएंगे आप? तो मेल के अंदर आप बताएंगे कि लार्जेस्ट सेल जो होती है, लार्जेस्ट सेल इन मेल,
तो आप क्या बता देते हैं, तो लार्जेस्ट सेल मेल के अंदर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी न्यूरॉन। क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। इसकी साइज कितनी होती है, तो साइज होती है 100 माइक्रोन। जबकि अगर फीमेल के अंदर सबसे छोटी सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा प्लेटिलेट। क्या आंसर हो जाएगा, प्लेटिलेट, जिसकी साइज कितनी होती है, जिसकी साइज होती है 4 से 8 माइक्रोन। अब आप बताएंगे, आप पूछेंगे, आप सोचेंगे कि 4 से 8 माइक्रोन जो होता है वो तो कम है, लेकिन 50 माइक्रोन तो ज्यादा होता है। फिर भी हमने मेल के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल स्पर्म को क्यों बोला, क्योंकि स्पर्म का जो होता है वो कितने पार्ट होते हैं, तो स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप बताते हैं कि हेड पार्ट होता है, बॉडी होता है, और लास्ट पार्ट होता है टेल। इन तीनों में से ओनली फंक्शनल पार्ट जो होता है वो हेड होता है, और हेड की साइज जो होती है वो कितनी होती है, 4 से 5 माइक्रोन होती है। इसी को हम काउंट करते हैं। पूरे स्पर्म की साइज अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 50 माइक्रोन। जबकि अगर फंक्शनल पार्ट की पूछी जाए तो फंक्शनल पार्ट का आप क्या बता देंगे, साइज तो 4 से 5 माइक्रोन बता देंगे। और स्पर्म का जो हेड होता है इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम होता है एक्रोसोम। क्या नाम हो जाता है इसका, एक्रोसोम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पर्म जो होता है हेड पार्ट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एक्रोसोम, वही क्या है, तो यही फंक्शनल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फंक्शनल पार्ट। और फंक्शनल पार्ट जो होता है उसकी साइज क्या हो जाती है, तो 4 से 5 माइक्रोन होती है। फंक्शनल साइज क्या बताएंगे, तो साइज बता देंगे 4 से 5 माइक्रोन। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको यहां तक लिख लेना है, फिर हम बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है फर्स्ट पेज से। चले आगे। नेक्स्ट हमने बात करते हैं एंड्रोलॉजी और गायनेकोलॉजी के बारे में। मेल लिबरेटरी सिस्टम, फीमेल लिबरेटरी सिस्टम, जिसमें गोनाड्स टेस्टिस होते हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं। स्पर्म की साइज 50 माइक्रोन, और इसका फंक्शनल पार्ट जो होता है वो एक्रोसोम होता है, जिसकी साइज क्या हो जाती है, 4 से 5 माइक्रोन। इसलिए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसको बोलते हैं। जबकि गायनेकोलॉजी की अगर बात करें तो फीमेल लिबरेटरी सिस्टम में गोनाड्स क्या होते हैं, ओवेरी होते हैं, जो कि ओवम रिलीज करते हैं। जो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है 130 माइक्रोन इसकी साइज होती है। हो गया, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। हम वही बात कर रहे हैं, एक साइड पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। इसमें आगे और बात करें तो सबसे छोटी सेल हमने स्पर्म बताया, और स्पर्म के बाद अगर बात करें तो स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं
स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं हम? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है तो आप बताते हैं फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाना और मैच्योरेशन हो जाना, ये कितने दिन का टाइम लगता है इसमें? तो इसमें लगता है 65 से 74 डेज तक का टाइम लग जाता है। जबकि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बताएं कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम किसको बोलते हैं आप, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम इसको आप बोलते हैं प्रोसेस को oogenesis। oogenesis में कितना टाइम लग जाता है? तो oogenesis में आप बताते हैं कि 6 to 8 डेज का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 6 to 8 डेज का। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि 3 फेज होते हैं। सबसे पहले होता है ब्लीडिंग फेज। कौन सा फेज होता है? ब्लीडिंग फेज सबसे पहले होता है। दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेशन फेज। तो इसमें ब्लीडिंग फेज जो होता है इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 से 5 दिन, और प्रोलिफरेशन जो होता है इसका होता है 6 to 14 डेज। तो प्रोलिफरेशन फेज जो होता है इसी के अंदर ओवम रिलीज होता है। तो आप बता सकते हैं कि 6 से कितने दिन लग जाएंगे? तो 6 से 8 दिन लग जाएंगे। 6 के बाद 14 डेज में अगर हम देखें तो 8 दिन का टाइम होता है। तो ओवम जो फॉर्मेशन होता है उसमें कितना टाइम लग जाता है? तो आप बता देते हैं 6 to 14 डेज का टाइम लगता है। वैसे ही हमने इधर बात करी है कि अगर फॉर्मेशन ऑफ ओवम की बात करें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। और oogenesis में कितना टाइम लगता है? तो oogenesis में आप बताएंगे 6 से 8 दिन का टाइम लग जाता है। जब एक बार स्पर्म जो होता है वो फॉर्म हो गया है या फिर ओवम जो होता है वो फॉर्म हो गया है तो इसका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? तो लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। और वैसे ही अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे लाइफ स्पैन ऑफ ओवम। लाइफ स्पैन मतलब कितने दिन तक, एक बार रिलीज होने के बाद कितने दिन तक ये सरवाइव कर सकता है, उसको हम लाइफ स्पेन बात करते हैं। जैसे कि आरबीसी का लाइफ स्पेन आपने पढ़ा होगा कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 90 से 120 डेज। वैसे ही अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 48 से 72 आवर्स। जबकि अगर ओम की बात करें तो ओम का लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 12 से 24 घंटे होता है। 12 to 24 आवर इसका लाइफ स्पेन होता है। नेक्स्ट और लास्ट अगर बात करें तो हम बात करेंगे मेल प्यूबर्टी की और फीमेल प्यूबर्टी की। मेल प्यूबर्टी और फीमेल प्यूबर्टी। मेल प्यूबर्टी क्या है तो आप बताते हैं प्यूबर्टी किसको बोलते हैं? तो प्यूबर्टी बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। वैसे ही हम फीमेल प्यूबर्टी किसको बोलेंगे? तो सेम चीज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। एज क्या हो जाती है? तो मेल प्यूबर्टी की और फीमेल प्यूबर्टी की अगर हम एज देखें तो एज क्या होगी? तो नॉर्मली अगर आप सोचेंगे कि फीमेल पहले प्यूबर्टी में आ जाती होगी या मेल आ जाता होगा पहले प्यूबर्टी में, तो आपका आंसर हो जाता है कि फीमेल जो होती है वो अर्ली स्टेज में ही क्या हो जाती है? प्यूबर्टी में आ जाती है। तो एज आप बताते हैं कि मेल प्यूबर्टी की एज कितनी हो जाती है? 12 से 17 साल होती है, 12 to 17 ईयर्स। जबकि अगर फीमेल प्यूबर्टी की बात करें तो फीमेल प्यूबर्टी की एज होती है 10 to 16 ईयर्स। पीक एज की बात करें, पीक एज का मतलब है कि सबसे ज्यादा ऐसा कब होता होगा? तो पीक एज की बात करें तो फीमेल की पीक एज होती है 13 इयर्स, जबकि मेल की जो पीक एज होती है वो कितनी होती है? 15 इयर्स होती है। मतलब लगभग मेल जो होते हैं वो 15 इयर्स में क्या हो जाते हैं? प्यूबर्टी पर आ जाते हैं। प्यूबर्टी क्या होती है? तो प्यूबर्टी होती है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेल में हम पहचान सकते हैं जब भी बोर्न होगा, फीमेल हम पहचान सकते हैं बोर्न होगा तो कि फीमेल चाइल्ड हुआ है या मेल चाइल्ड हुआ है। ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं।
जबकि उनका डेवलप हो जाना, हार्मोन रिलीज करना, ये सारी कंडीशन अगर हम बात करें तो ये किस में आ जाती है, तो ये आ जाती है प्यूबर्टी वाली कंडीशन में। हमें कैसे पता चलेगा कि मेल जो होता है वो प्यूबर्टी में आ गया है, फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में आ गई? तो इसके लिए हम बात करते हैं कि फर्स्ट साइन क्या होता है मेल प्यूबर्टी का। तो फर्स्ट साइन ऑफ मेल प्यूबर्टी, और वैसे ही हम बात करेंगे कि फर्स्ट साइन क्या होता है फीमेल प्यूबर्टी का। तो फर्स्ट साइन ऑफ फीमेल प्यूबर्टी, तो भाई फर्स्ट साइन क्या हो जाएगा मेल प्यूबर्टी का? तो आप बताते हैं मेल प्यूबर्टी का सबसे फर्स्ट साइन क्या होता है, तो वो होता है गोनेडार्की। क्या होता है? गोनेडार्की। गोनेडार्की क्या है? तो गोनेडार्की हमने पढ़ा, गोनाड्स, गोनाड्स क्या होते थे? टेस्टिस होता था। तो उसी के बेस पे हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट हो जाना। किसका डेवलपमेंट हो जाना? तो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, या फिर आप बता सकते हैं कि मेल गोनाड्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाना, ये क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ मेल प्यूबर्टी होता है। जबकि फर्स्ट साइन ऑफ फीमेल प्यूबर्टी की अगर बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास थेलार्की। क्या हो जाता है? थेलार्की। थेलार्की क्या है? तो थेलार्की है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स। ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट हो जाना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? तो इसी को हम बोल देते हैं थेलार्की। जिसकी एज आपको पता चली गई है कि एज क्या होगी। तो फीमेल जो होती है प्यूबर्टी की एज हो जाती है 10 से 16 साल। 10 साल में हो सकती है, 16 साल तक हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है। इसके बीच में होना है मतलब नॉर्मल कंडीशन है। अगर 10 साल से पहले प्यूबर्टी आ जाती है, थेलार्की हो जाता है 10 साल से पहले, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो प्यूबर्टी है वो टाइम से पहले ही आ गई है, एज से पहले ही आ गई है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? अर्ली प्यूबर्टी बोलते हैं। रायपुर एम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें 10 साल से पहले ही प्यूबर्टी आ जाए तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज करेंगे? तो उसको आप बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी, या फिर उसको आप क्या बोल देते हैं? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी दोनों सेम चीज होती है, टाइम से पहले ही क्या हो जाना? प्यूबर्टी आ जाना। प्यूबर्टी क्या है? तो डेवलपमेंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का। जबकि अगर हम बात करें 16 साल के बाद प्यूबर्टी आ रही है तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? तो उसको आप बोलेंगे डिलेड प्यूबर्टी या फिर लेट प्यूबर्टी, आप उसके लिए टर्म देते हैं। या तो डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं या फिर क्या बोल देते हैं? लेट प्यूबर्टी, उसके लिए आप टर्म यूज करते हैं। ठीक है, आगे इसके बात करें तो उससे पहले ये लिख लीजिए आप, बाकी बचा हुआ जो भी है यहां से स्टार्ट करना है। पहले का लिख लिया होगा। इसका मतलब हो जाता है 2 से 3 दिन डेज, और इसका हो जाता है 1 डे। है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन,
यहाँ हम बात करें गैमेटोजेनेसिस। तो इसके अंदर एक हम बात करते हैं सेल की, जो क्या है गेमेट है स्पर्म, और दूसरा हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पर्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप बताते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 22 के साथ में क्या हो सकता है, 22x हो सकता है, या फिर 22 प्लस क्या हो सकता है, y हो सकता है। हालांकि इनके लिखने का सही तरीका क्या हो जाता है, तो लिखने का सही तरीका है 23 जिसमें एक x इंक्लूड है, या फिर आप बताते हैं 23 जिसमें एक y इंक्लूड है। बस हम समझने के लिए इसे प्लस करके लिख रहे हैं, बाकी जब भी आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, 23 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के जो भी उसमें सेक्सुअल क्रोमोसोम है, एक्स वाई है, एक्स एक्स है, जो भी है आप उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है। ओम के अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की देखें तो ओम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा 22 के साथ में एक्स रहेगा, या फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, तो 23 जिसमें एक क्या है, एक्स इंक्लूड है। यहाँ पे प्लस कर दिया मतलब 22 के साथ में एक और इंक्लूड है, जबकि यहाँ पे हमने कोमा लगाया, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23, और उसमें एक कौन सा इंक्लूड है, तो एक एक्स इंक्लूड है, जो कि सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, जो भी एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम। सेक्सुअल क्रोमोसोम जो होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम क्या हो जाता है, तो इन्हीं का दूसरा नाम हो जाता है एलोसोम। क्या बोलते हैं इनको, एलोसोम भी बोलते हैं। जबकि ये 22 जो नंबर है ये सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम। और नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या होता है, तो इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम इनको बोलते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो सेक्स को डिटर्मिनेट करते हैं, जो बताते हैं कि बच्चा जो है, जो चाइल्ड होने वाला है वो मेल है या फीमेल। जो सेक्स का डिटर्मिनेशन कर देते हैं उनको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम बोलते हैं, जबकि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम बोल देंगे। इनका दूसरे नाम क्या होते हैं, तो सेक्सुअल क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या हो जाता है, एलोसोम हो जाता है। और नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम जो होते हैं इसका सेकंड नेम क्या है, तो इसका नाम है ऑटोसोम। जबकि एक्रोसोम किसको बोलते थे, तो एक्रोसोम हम बोलते थे हेड ऑफ स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। आगे जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने पर क्या बन जाता है, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसमें एक्स एक्स इंक्लूड हो सकता है, या 46 में क्या इंक्लूड हो सकता है, एक्स वाई इंक्लूड हो सकता है। यही क्या करता है, तो इसको आप बता देते हैं कि इसका नाम होता है प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं, इसको जाइगोट आप बोल सकते हैं, या इसको आप बोलते हैं मैच्योर ओवम। क्या बोलते हैं, मैच्योर ओवम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मैच्योर ओवम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि गैमेट जो होते हैं, स्पर्म जो होता है, और इमेच्योर ओवम जो होता है, ओवम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फिर चाहे वो स्पर्म हो जाए, फिर चाहे वो ओवम हो जाए। आधे नंबर क्रोमोसोम है, 46 का आधा क्या होता है, 23। तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जबकि अगर बात करें तो यहाँ पर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा आप ये समझेंगे कि प्लॉइड जो टर्म होती है इसका मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर। क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइड मतलब क्या समझते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब अगर हम बात करें कि आपको नॉर्मल नंबर इंडिकेट करना हो, तो नॉर्मल नंबर के लिए आप क्या लगा देते हैं, तो आप आगे EU अगर लगा देते हैं तो ये हो जाता है क्या, नॉर्मल नंबर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब यूप्लॉइड जो होता है इसको आप क्या बोल देते हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी चीज को अगर नॉर्मल हमें बताना है तो हम आगे क्या लगा देते हैं, EU लगा देते हैं। जैसे कि अगर रेस्पिरेशन हो गया
रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन आपको बताना हो तो आप क्या बताते हैं, तो यूपनिया बताते हैं। क्या बताते हैं? यूपनिया बताते हैं। नॉर्मल लेबर हो गया तो नॉर्मल लेबर को आप क्या बताते हैं, तो नॉर्मल लेबर को आप बता देते हैं यूटोसिया। क्या बताते हैं? यूटोसिया। जैसे एबनॉर्मल के लिए आप डिस वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही नॉर्मल को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ईयू यूज करते हैं। ईयू मतलब क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। यूपनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल लेबर मतलब यूटोसिया। वैसे ही नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? यूप्लॉइड है। अगर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एनयूप्लॉइड। क्या हो जाएगा? एनयूप्लॉइड। ए और एन लग जाना आगे, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा एब्सेंस। क्या चीज एब्सेंस हो गई है? तो एब्सेंस हो गई है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। मतलब आप इसके लिए क्या बताएंगे, तो आप बता सकते हैं कि एबनॉर्मल नंबर क्रोमोसोम हो जाना। उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिए तो आप बताएंगे एन्यूप्लॉइड करते हैं। और एन्यूप्लॉइड हमेशा याद रखना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है अबॉर्शन का? तो मोस्ट कॉमन कॉज अबॉर्शन का आप बताएंगे एन्यूप्लॉइड। एन्यूप्लॉइड जो होता है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, ये क्या हो जाता है? मोस्ट कॉमन कॉज हो जाता है। किसका? अबॉर्शन का। ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं गेमेटोजेनेसिस की या फिर फर्टिलाइजेशन की, जिसमें स्पर्म एंड ओवम है। स्पर्म जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं इसके अंदर, जिसमें एक एक्स हो सकता है, एक वाई हो सकता है। जबकि ओवम जो होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होंगे, जिसमें हमेशा सेक्सुअल क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स ही रहेगा। ठीक है। यही इंडिकेट करता है फीमेल चाइल्ड। जो एक्स और वाई होते हैं ये सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं, इनको एलोसोम हम बोलते हैं। जबकि जो बाकी बच गए हैं नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम, इनको हम क्या बोल देते हैं? ऑटोसोम हम बोल देते हैं। नॉर्मल सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसके लिए आप टर्म क्या यूज करेंगे कि 46 से हाफ नंबर है, इसलिए हैप्लॉइड टर्म आप यूज करते हो। जबकि ये 23 मिलके 46 बन जाते हैं, तो ये डबल हो गए, तो डिप्लॉइड आप इसको बोल देते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? यूप्लॉइड बोल सकते हैं। क्योंकि यूप्लॉइड जो होता है वो किसके लिए आप यूज करते हैं? तो यूप्लॉइड आप यूज करते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिए। क्योंकि प्लॉइड का मतलब क्या है? तो प्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं उसको आप क्या बोल देते हैं? तो क्रोमोसोम जो होता है इसके नंबर को आप बोलते हैं प्लॉइड। अगर EU लगा दिया तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, जबकि एन्यूप्लॉइड लगा दिया तो फिर क्या हो जाएगा? तो आप बताते हैं कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आप बताते हैं। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल जब भी कंडीशन इंडिकेट करनी होती है तो आगे हम टर्म क्या लगा देते हैं? EU लगा देते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, यूपनिया, जैसे कि यूटोसिया, नॉर्मल लेबर हो जाता है। ठीक है। एन्यूप्लॉइड क्या है? एन्यूप्लॉइड को क्यों याद रखना है? क्योंकि एन्यूप्लॉइड जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। किसके लिए? अबॉर्शन के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज बताओ, तो आपका आंसर बताएंगे आप एन्यूप्लॉइड, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन। ठीक है। समझ में आ गई कहानी यहाँ तक की? तो इसको लिख लो, फिर आगे हम बात करेंगे। इसको लिखने के बाद हम बात करेंगे आगे, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? हो गया?
ये भी लिख लेना है। चलें आगे। तो हम बात कर रहे हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले फंक्शन के बेस पे हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन के बेस पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन बात करें तो ऑर्गन ऑफ कोइटस। कोइटस मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कौन सा ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ कोइटस कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा वजाइना। कौन सा ऑर्गन होता है, वजाइना। सेकंड अगर हम बात करें ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन में आप बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब जो होती है इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फेलोपियन के कौन से पार्ट में होता है, तो आप बताएंगे एम्पुला के अंदर होता है। कौन से पार्ट में होता है, एम्पुलरी पार्ट में होता है। थर्ड ऑर्गन अगर हम बात करें तो ऑर्गन ऑफ इम्प्लांटेशन। क्या बताते हैं, ऑर्गन ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको आप बोलते हैं ऑर्गन ऑफ निडेशन। निडेशन को ही क्या बोल देते हैं हम, इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं। कहां पर होता है इम्प्लांटेशन, तो आप बताते हैं यूट्रस में होता है। और यूट्रस में भी अगर पूछ लेते हैं, जैसे कि भोपाल एम्स 2018 में पूछा गया कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर अपर यूटेराइन सेगमेंट। क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर। ठीक है। फोर्थ ऑर्गन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑर्गन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो भैया फीटस जो होता है इसका ग्रोथ डेवलपमेंट कौन से ऑर्गन में होता है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूट्रस में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट बात करें आगे, फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गन ऑफ expelled out of fetus। आप बता देंगे वजाइना। वजाइना के थ्रू जो फीटस होता है वो बाहर आ जाता है। डिलीवरी जो होती है वो किसके थ्रू होती है, वजाइना के थ्रू। और ऑर्गन ऑफ oogenesis, ओम का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन से ऑर्गन से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऑर्गन जो होते हैं वो चार निकल के सामने आए हैं हमारे पास कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार ऑर्गन होते होंगे। ये हम कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो ये इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जिसमें एक विजाइना, एक फेलोपियन ट्यूब है, एक यूट्रस है, और एक क्या हो जाता है, एक हो जाती है ओवेरी। ये चार इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, जिसके बारे में हम सारी बात करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, तो ये दोबारा से समझना है और फिर लिख लेना है इसको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है ऑर्गन ऑफ कोइटस। कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसके लिए वेजाइना होता है।
ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए फेलोपियन ट्यूब होती है, और फेलोपियन ट्यूब में भी अगर पार्ट पूछते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पुलरी पार्ट हो जाएगा, एम्पुला हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ इम्प्लांटेशन अगर हम बात करें या रिलेशन बात करें तो यूट्रस होता है, यूट्रस में कौन सी जगह पर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर अपर यूट्राइन सेगमेंट। बाकी आप बात करें तो ऑर्गन ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, फिटस का ग्रोथ डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो यूट्रस के अंदर होता है। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ एक्सपल्ज आउट ऑफ फीटस या डिलीवरी ऑफ फीटस, तो कौन सा ऑर्गन है, तो वेजाइना के थ्रू ही डिलीवर होता है, बाहर आता है तो वेजाइना हो जाता है। ऑर्गन ऑफ ओजेनेसिस, ओजेनेसिस कौन करवाता है, ओम का फॉर्मेशन कौन करवाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओवेरी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये लिख लेना है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम क्या बात करते हैं तो नॉर्मली जब भी इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन बताओ क्या होता है, तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन आप बताएंगे कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन होता है एमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, यही क्या होता है, फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। या फीमेल जब भी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके अंदर क्या देखा जाएगा, एमेनोरिया देखा जाएगा। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती है जिसमें जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तब क्या देखी जाती है, ब्लीडिंग देखी जाती है। सम फीमेल may having bleeding during implantation, कुछ फीमेल जो होती है उनमें इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग क्या देखी जाती है, ब्लीडिंग देखी जाती है, जिसके लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं हार्टमैन साइन। क्या बोल देते हैं, हार्टमैन साइन। या फिर इसको आप दूसरा नाम देना है तो आप क्या बताएंगे इसका दूसरा नाम, तो इसका नाम बताएंगे प्लेजेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बताते हैं, प्लेजेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कि प्लेजेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि इम्प्लांटेशन जब हो रहा होता है तो उस टाइम पे ब्लीडिंग देखा जाना। मोस्ट कॉमनली कब देखा जाता है, तो 6 to 12 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 6 से 12 दिन पे ब्लीडिंग देखी जाती है। और जो ब्लीडिंग देखी जाती है उसको हम क्या बताते हैं, तो हार्टमैन साइन बोलते हैं या प्लेजेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये भुवनेश्वर एम्स 2018 का क्वेश्चन है कि बताओ प्लेजेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कब देखा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, 6 to 12 डेज पे सबसे ज्यादा देखा जाता है। 6 to 12 डेज पे ही देखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होता है वो 6 to 12 डेज पे होता है। इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग ही ब्लीडिंग हो रही है तो उसका नाम क्या दे देंगे आप, हार्टमैन साइन दे देंगे या प्लेजेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी आप उसको बताते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इसके लिए दो टर्म और होती है यहाँ पे। दूसरी टर्म है हमारे पास हार्टमैन सॉल्यूशन। हार्टमैन सॉल्यूशन आप किसको बोलते हो, तो हार्टमैन सॉल्यूशन आप बोलते हो आरएल को, रिंगर लैक्टेट को आप हार्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं।
रिंगर लैक्टेट में क्या होता है, तो इसके अंदर पोटासियम कंटेंट होता है, इसलिए आप बताते हैं कि ये फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। किसके अंदर होता है फ्लूइड ऑफ चॉइस, तो आप बताएंगे कि जब भी पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उसके अंदर आप क्या देंगे, तो फ्लूइड ऑफ चॉइस में आरएल दे देंगे। डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो फ्लूइड ऑफ चॉइस रखते हैं, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। जबकि यही फ्लूडारे जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच कंडीशन, तो आप बताते हैं किडनी डिजीज जो होती है, इस कंडीशन में आप क्या रखते हैं, तो किडनी डिजीज के अंदर आप इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे, क्योंकि जब भी किडनी डिजीज हो जाएगी तो किडनी डिजीज के अंदर पोटासियम बॉडी में रिटेन रहने लगता है, बढ़ने लगता है, और पोटासियम अगर बढ़ जाएगा, तो मैंने डेमो क्लास में भी आपको बताया होगा कि पोटासियम बढ़ने की वजह से अरिथमिया हो जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से किडनी डिजीज में पहले ही पोटासियम बढ़ा हुआ है, और अगर आपने आरएल और दे दी तो उसकी वजह से पोटासियम और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि अरिथमिया होने के चांसेस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हम आरएल को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं किस कंडीशन में, किडनी डिजीज कंडीशन में। जबकि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें पोटासियम कम हो जाता हो, डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, या फिर बर्न पेशेंट हो गया, इन सब के अंदर आप क्या करते हो, तो फ्लूइड ऑफ चॉइस रखते हो, किसको, रिंगर लैक्टेट को, आरएल को, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, तो हार्टमैन सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। एक होता है हमारे पास हार्टमैन प्रोसीजर, एक क्या होता है, हार्टमैन प्रोसीजर होता है। हार्टमैन प्रोसीजर क्या है, तो हार्टमैन प्रोसीजर है प्रोक्टो सिग्मोइडेक्टोमी। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसकी कैंसरस सेल को क्या कर देना, रिमूव कर देना। सिग्मोइड कोलोन जो होता है इसकी कैंसरस सेल को, एक्टोमी मतलब रिमूवल कर देना, कट करके अलग कर देना, किसकी हेल्प से, प्रोक्टोस्कोप की हेल्प से। हम क्या करते हैं, सिग्मोइड कोलोन जो होते हैं वहां पे जो कैंसरस सेल डेवलप हो जाती है उसको कट करके अलग कर देते हैं। प्रोसीजर का नाम क्या हो जाता है, प्रोक्टो सिग्मोइडेक्टोमी, या फिर इसका दूसरा नाम हम क्या बताते हैं, जिसका नाम बताते हैं हम हार्टमैन प्रोसीजर। ठीक है, organ of female reproductive system। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं इसके ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, तो हम दो टाइप से इसके ऑर्गन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और एक होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं इसको अगर एक टर्म में आपको बोलना हो, एक वर्ड में आपको बोलना हो, तो आप इसको बोलते हैं वल्वा, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है पुडेंडम। क्या बोलते हैं इसको, पुडेंडम भी बोलते हैं या वल्वा भी बोलते हैं। ये किसका नाम है, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का नाम होता है वल्वा या पुडेंडम। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं इसके बारे में हमने बात करी थी थोड़ी थोड़ी कि कितने ऑर्गन होते हैं, तो 4 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो आप बताते हैं कि वजाइना होता है, दूसरा क्या होता है, यूट्रस होता है, वजाइना, यूट्रस, इसके बाद फेलोपियन ट्यूब, लास्ट जो ऑर्गन है वो कौन सा हो गया है। इंटरनल ऑर्गन्स कितने होते हैं, तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में आप बात करेंगे कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन 4 होते हैं, विजाइना, यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है और ओवेरी होता है। जबकि अगर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं हम, तो ये नंबर में कितने होते हैं, नंबर में 6 होते हैं। सबसे पहले आप बात करें तो मॉन्स प्यूबिस देखा जाता है, क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, इसका दूसरा नाम होता है मॉन्स वेनरिस भी इसको बोलते हैं। मॉन्स प्यूबिस हो गया, मॉन्स वेनरिस हो। सेकंड बात करें तो दूसरा ऑर्गन कौन सा है, तो दूसरा लेबिया है। लेबिया के अंदर दो देखे जाते हैं, एक लेबिया मेजोरा होता है और एक होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा।
फोर्थ ऑर्गन क्लाइटोरिस, फिफ्थ वेस्टिब्यूल, और सिक्स जो ऑर्गन होता है वो होता है पेरिनियम। ये 6 ऑर्गन देखे जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जिसको वल्वा बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं, इसको पुडेंडम आप बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, तो मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, इसके अलावा क्लाइटोरिस है, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम होता है। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या ऑर्गन देखे जाते हैं, तो इसके अंदर 4 ऑर्गन देखे जाते हैं, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी, ये इसके अंदर ऑर्गन देखे जाते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर 6 ऑर्गन हो गए, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर कितने ऑर्गन हो गए, 4 ऑर्गन हो गए। कौन कौन से हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, एक टर्म में बोलना हो तो वल्वा बोलेंगे या पुडेंडम बोलेंगे। पहला ऑर्गन मॉन्स प्यूबिस, जो कि मॉन्स वेनरिस भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा लेबिया मेजोरा, थर्ड लेबिया माइनोरा, फोर्थ क्लाइटोरिस, फिफ्थ वेस्टिब्यूल एंड सिक्स्थ जो ऑर्गन होता है वो कौन सा हो जाता है, पेरिनियम हो जाता है। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो वेजाइना होता है, यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, और क्या हो जाता है, ओवेरी होता है। ये ऑर्गन्स होते हैं किसके अंदर, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर। बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें अगर, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको वल्वा बोलते हैं या फिर पुडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्वा और पुडेंडम। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स या फिर आप वल्वा बोलेंगे या पुडेंडम बोलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो ऑर्गन था वो कौन सा था, तो वो था मॉन्स प्यूबिस, या इसी का दूसरा नाम क्या हुआ करता था, तो इसको हम बोलते थे मॉन्स वेनरिस। मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनरिस क्या है, तो मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनरिस के अंदर आप बताते हो कि ये एक सबक्यूटेनियस फैट पैड है, इट इज अ सबक्यूटेनियस फैट पैड, hairs are present for protection purpose। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन होता है मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये सबक्यूटेनियस फैट पैड है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से बना होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होते हैं। बॉडी के अंदर जो भी हेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, तो वो इंजरी से बचा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी डायरेक्ट इंजरी होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए हेयर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, तो मॉन्स प्यूबिस में हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा ऑर्गन था, तो दूसरा ऑर्गन आप बताते हैं कि सेकंड ऑर्गन लेबिया मेजोरा, थर्ड लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, तो ये लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी क्या काम करते हैं, तो ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन किससे करते हैं, तो फॉरेन बॉडी से। फॉरेन बॉडी जो है वो एंटर ना हो, इन्फेक्शन ना हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो, इसलिए क्या है, तो लिप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कवर करके रखते हैं किसको, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को। तो लेबिया मेजोरा, मेजोरा मतलब लार्ज, ठीक है, तो लेबिया मेजोरा जो होते हैं वो लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि लेबिया माइनोरा अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, तो स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेबिया मेजोरा आप बता सकते हैं कि लेबिया मेजोरा क्या है, तो लेबिया मेजोरा लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्शन का काम करेगी फॉरेन बॉडी से और माइक्रोऑर्गेनिज्म से, जबकि लेबिया माइनोरा जो होती है वो स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी सेम काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है फॉरेन बॉडी से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट ऑर्गन थर्ड हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, तो क्लाइटोरिस आप बताते हैं कि क्लाइटोरिस जो होता है मोस्ट सेंसिटिव organ of female reproductive system।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो होता है क्लाइटोरिस। ऐसा क्यों होता है, तो आप बताएंगे बिकॉज हाईली ब्लड एंड नर्व सप्लाई, क्योंकि क्लाइटोरिस जो होता है यहाँ पे हाईली ब्लड और नर्व सप्लाई पाई जाती है, इसलिए आप बताते हैं कि ये मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है। अगर मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन के नाम से पूछा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइटोरिस मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। क्यों होता है ऐसा पूछा जाता है, तो आप बताते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लड और नर्व जो होती है इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए होगा। शेप आप बता सकते हैं कि शेप कैसा होता है, तो शेप आप बताएंगे कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑर्गन है। सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑर्गन साइज जो होती है वो कितनी होती है, तो साइज होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब सेम दिखता है किसके, तो आंसर हो जाएगा ग्लांस पेनिस का। ग्लांस पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन है। ग्लांस पेनिस का अगर आपसे पूछा जाए तो आप सेम आंसर दे सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि इसमें हाईली नर्व और ब्लड सप्लाई पाई जाती है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, साइज 2.5 सेंटीमीटर होती है। ग्लांस पेनिस की हम बात करें। होमोलोगस ऑर्गन किसका है, तो क्लाइटोरिस का है। ऐसा ही ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी पाया जाता है, मतलब जी क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है, हाईली ब्लड और नर्व सप्लाई है, शेप सिलिंड्रिकल होता है और साइज जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये क्लाइटोरिस की बात। हमने अभी तक चार ऑर्गन के बारे में बात की, मॉन्स प्यूबिस के बारे में बात की। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो क्या है, तो मॉन्स प्यूबिस आप बताते हैं कि मॉन्स प्यूबिस एक सबक्यूटेनियस फेट टिश्यू है जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो कि एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्शन से बचाता है। दूसरा आप बात करते हैं लेबिया मेजोरा के बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में। तो लेबिया मेजोरा जो होती है वो लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर है, लेबिया माइनोरा जो है वो स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर है। दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करेंगे फॉरेन बॉडी से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्लाइटोरिस की बात की तो मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर हाईली ब्लड और नर्व सप्लाई होती है। शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, साइज जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। होमोलोगस ऑर्गन है किसका, ग्लांस पेनिस का। ग्लांस पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन होता है। नेक्स्ट फिफ्थ बात करें तो फिफ्थ ऑर्गन हमारे पास है कौन सा, वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल क्या है, तो वेस्टिब्यूल में आप बताते हैं कि वेस्टिब्यूल में सबसे पहले आप बताएंगे कि इट इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है, ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन होता है। ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन है। ट्रायंगुलर कैसा होता है, तो ट्रायंगल ऐसा होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन है जिसमें एंटीरियरली अगर हम बात करें, एंटीरियरली क्या पाया जाता है, तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये लेटरल पार्ट हो गया, और ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट, राइट। एंटीरियरली अगर बात करें तो एंटीरियरली क्या पाया जाता है, तो क्लाइटोरिस पाया जाता है एंटीरियरली। लेटरली अगर बात करें तो लेबिया माइनोरा पाया जाता है, और पोस्टली अगर हम बात करें तो पोस्टली क्या पाया जाता है, फोरकट पाया जाता है। ठीक है, एंटीरियरली क्या है, तो एंटीरियरली क्लाइटोरिस है। लेटरली क्या है, तो लेबिया माइनोरा है। और पोस्टली क्या होता है, तो पोस्टली होता है फोरकट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये आप बताते हैं कि ये वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल क्या होता है, तो वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन होता है जिसमें एंटीरियरली क्लाइटोरिस, पोस्टली फोरकट एंड लेटरली क्या पाया जाता है, लेबिया माइनोरा पाया जाता है। ओपनिंग्स की अगर बात करें तो ओपनिंग्स कितनी होती है, तो ओपनिंग आप बताते हो कि इसके अंदर वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होती है, ओपनिंग्स होती है। और ओपनिंग्स कितनी होती है, तो नंबर में 4 होती है। कितनी ओपनिंग्स होती है, नंबर में 4 ओपनिंग होती है। कौन कौन सी ओपनिंग होती है, तो जो सबसे एंटीरियर ओपनिंग होती है इसको आप बोलते हो यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग बोल देते हैं। जबकि सेकंड जो ओपनिंग होती है, सेकंड ओपनिंग की हम बात करें तो सेकंड जो ओपनिंग होती है इसको आप क्या बोलते हो, तो इसको आप बोलते हो वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, दो ओपनिंग हो गई। पहली ओपनिंग कौन सी है, तो आप बताते हैं कि पहली ओपनिंग जो होती है सबसे एंटीरियर जो ओपनिंग होती है वो कौन सी ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। सेकंड जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं
वेजाइनल ओपनिंग। अब बात करें आगे, तो आगे क्या होता है, तो आगे आप बताते हैं कि यूरिथ्रा जो होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है, इसके बोथ साइड पे क्या पाई जाती है, ओपनिंग्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओपनिंग पाई जाती है। वैसे ही सेम अगर बात करें तो वेजाइना के बोथ साइड पे भी क्या पाई जाती है, ओपनिंग्स पाई जाती है। क्योंकि ये बोथ साइड पे है इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं आप पेरा वेजाइनल ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं, पेरा वेजाइनल ग्लैंड। वैसे अगर हम बात करें, अगर हमें इस ग्लैंड का नाम बताना हो तो क्या नाम बताएंगे, तो इसका नाम बताएंगे पेरा यूरेथ्रल। क्या नाम बताएंगे, पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड बताएंगे। पेरा वेजाइनल ग्लैंड होती है और पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। अगर इनके दूसरे नाम बताने हो तो नाम क्या क्या होते हैं, तो इसको तो आप बोलते हैं स्केनिस ग्लैंड। जबकि पेरा वेजाइनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या हो जाता है, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है बार्थोलिन ग्लैंड। बता सकते हैं चार ओपनिंग कौन कौन सी होती है, तो वेस्टिबुलर एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन है जिसमें एंटीरियरली क्लाइटोरिस देखा जाता है, पोस्टीरियर फोरकट देखा जाता है और लेटरली क्या देखा जाता है, लेबिया माइनोरा देखा जाता है। एंटीरियरली क्लाइटोरिस है, पोस्टीरियर फोरकट है और लेटरली क्या है, लेबिया माइनोरा है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ट्रायंगुलर शेप्ड के अंदर चार ओपनिंग्स पाई जाती है। पहली ओपनिंग यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रा के दोनों साइड पे ओपनिंग पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर उसका दूसरा नाम क्या बता सकते हैं, स्किनिस ग्लैंड आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बिलो ओपनिंग पाई जाती है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के बोथ साइड पे भी क्या पाई जाती है, ग्लैंड की ओपनिंग्स पाई जाती है, जिसको हम पेरा वेजाइनल ग्लैंड बोलते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड उसको बोलते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड और स्किनिस ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो बार्थोलिन और स्किनिस ग्लैंड का फंक्शन आप बताते हैं कि इसका फंक्शन होता है, नंबर में 4, तो पहली कौन सी ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। दूसरी वेजाइनल ओपनिंग। थर्ड स्कैनिस ग्लैंड ओपनिंग। ग्लैंड एक होती है, ओपनिंग दो दो होती है इनकी, इसलिए इनको चार ओपनिंग ही हम कंसीडर करते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड, चार ओपनिंग देखी जाती है। जिसमें अगर हम बात करें तो दोनों ग्लैंड का क्या फंक्शन है, क्या काम करती है, तो दोनों ग्लैंड में आप बताएंगे कि स्कैनिस और बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है, तो ये एल्केलाइन पीएच के साथ सिक्रेशन देती है। एल्केलाइन पीएच सिक्रेशन जो क्या करेंगे, तो ये कर देते हैं डिक्रीज, कम कर देते हैं पेन को एंड फ्रिक्शन ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस में पेन और फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं, एल्कलाइन पीएच के साथ सिक्रेशन देती है। कौन कौन सी ग्लैंड देती है, तो स्किनिस ग्लैंड देती है और बार्थोलिन ग्लैंड देती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ पाई जाती है, तो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग से आप कहाँ बताएंगे, तो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग आप बता सकते हैं कि वेजाना के अंदर पाई जाती है। वेजाना के अलावा अगर ऑप्शन है वेस्टिब्यूल, तो वेस्टिब्यूल में बता सकते हैं कि वेस्टिब्यूल में क्या पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग्स पाई जाती है। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या क्या चीजें बात करी हमने, तो हमने बात करी कि वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके अंदर चार, अगर हम बात करें ट्रायंगुलर के अंदर, तो एंट्रीली क्या पाया जाता है, तो एंट्रीली क्लाइटोरिस पाया जाता है, पोस्टरली फोरकट पाया जाता है एंड लेटरली क्या पाया जाता है, लेबिया माइनोरा पाया जाता है। ओपनिंग्स नंबर में कितनी होती है, तो ओपनिंग नंबर में 4 होती है। पहली ओपनिंग सबसे एंटीरियर जो ओपनिंग होती है वो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। इसके जस्ट पोस्टीरियर कौन सी ओपनिंग होती है, तो वेजाइनल ओपनिंग होती है। बात करें यूरिथ्रा की दोनों साइड पे ओपनिंग्स होती है ग्लैंड की, जिसको हम बोलते हैं पेरायूरिथ्रल ग्लैंड या फिर स्किनिस ग्लैंड। जबकि वेजाना के बोथ साइड पे जो ओपनिंग्स पाई जाती है वो पेरा वेजाइनल ग्लैंड है या बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन में आप बता सकते हैं कि फंक्शन बताएंगे चारों में से दो के, स्किनिस और बार्थोलिन ग्लैंड के फंक्शन होते हैं कि एल्कलाइन पीएच सिक्रेशन देता है जो कि पेन और फ्रिक्शन को क्या कर देता है, तो पेन और फ्रिक्शन को ये कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एंड लास्ट इसके बाद हमारा लास्ट ऑर्गन जो बच गया है वो कौन सा है, तो 6 नंबर पे हमारा ऑर्गन आ जाता है पेरिनीम।
पेरिनियम क्या है? तो पेरिनियम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम, क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमिकल। और एक हम पढ़ते हैं ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम क्या है? तो ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम का दूसरा नाम जो होता है वो होता है पेरिनियल बॉडी। इसी को हम क्या बोल देते हैं? पेरिनियल बॉडी भी हम बोलते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के नाम पता है तो आप बता सकते हैं इजीली कि एनाटॉमिकल पेरिनियम जो होता है वो क्या होता है। तो एंटीरियरली क्या पाया जाएगा, लेटरली क्या पाया जाएगा और पोस्टरली क्या पाया जाएगा। पेल्विस जो होती है, पेल्विस में एंटीरियरली क्या पाया जाता है? तो एंटीरियरली पाया जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या पाया जाता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है वो एंटीरियरली पाया जाता है। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि पेरिनियम की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी। तो पेरिनियम के स्ट्रक्चर में आप बताएंगे कि पेरिनियम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एंटीरियरली पाया जाता है, आगे की तरफ पाया जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सेम आपको बताना है पेल्विस के हिसाब से कि पेल्विस में आगे की तरफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो पीछे की तरफ क्या होता होगा? तो पीछे की तरफ होता है कॉक्सिक्स। क्या होता है? कॉक्सिक्स। एंड लेटरली क्या देखा जाता है? तो लेटरली आप बताते हैं स्चियल ट्यूबरोसिटी। क्या बताते हैं? स्चियल ट्यूबरोसिटी। अगर आप बात करें कि एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे एनाटॉमिकल पेरिनियम को, तो एंटीरियरली तो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, पोस्टरली सेक्रम कॉक्सिक्स होता है और लेटरली जो होता है वो क्या होता है? स्चियल ट्यूबरोसिटी होता है। जबकि ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम को अगर डिफाइन करना हो तो काफी इजी है कि ये स्पेस है, स्पेस बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना। या फिर आप बता सकते हैं कि स्किन जो है, स्किन फोल्ड बिटवीन रेक्टम एंड, रेक्टम और वेजाइना के बीच का जो स्किन फोल्ड होता है या फिर स्पेस होता है रेक्टम और वेजाइना का, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोलते हैं या फिर पेरिनियल बॉडी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या काम आता है? तो पेरिनियम आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पेरिनियम के अंदर एक प्रोसीजर किया जाता है, मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर, मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम आप बताते हो कि अगर इसको वेजाइना हम बात लें, वेजाइना और रेक्टम, तो बीच का जो पोर्शन हो गया, बीच का जो स्किन फोल्ड हो गया, बीच का जो स्पेस हो गया, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे पेरिनियम। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। जो कि ड्यूरिंग लेबर क्या प्रोसीजर किया जाता है? तो ड्यूरिंग लेबर आप बताते हो कि वेजाइना से एक इंसिजन लगाया जाता है। इंसिजन लगाते हैं हम कौन सी साइड पे? तो इंसिजन हम लोअर साइड पर लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसिजन लगाने को क्या बोलते हैं? तो ओटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटोमी बोलते हैं। तो पेरिनियोटोमी एक प्रोसीजर होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसका दूसरा कॉमन नाम आपने सुना होगा एपिजियोटोमी। पेरिनियोटोमी का ही दूसरा नाम क्या होता है? एपिजियोटोमी होता है। एपिजियोटोमी को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? पेरिनियोटोमी। क्या है एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी? तो एक इंसिजन लगा देना। इंसिजन जो हम लगाते हैं वो कहां पर लगाते हैं? तो वेजाइना से रेक्टम के बीच वाला जो स्किन फोल्ड होता है। क्यों हम लगाते हैं? तो आप बताएंगे कि इसके दो कारण हो जाते हैं। एक तो हम वेजाइना का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, हम जैसे इंसिजन लगाएंगे तो वेजाइना का स्पेस बढ़ा देंगे जिससे कि डिलीवरी जो होती है वो इजीली हो जाती है। टू फैसिलिटेट द डिलीवरी को फैसिलिटेट कराने के लिए, इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम क्या होता है? पेरिनियोटोमी होता है या फिर एपिजियोटोमी। सबसे कॉमन नेम क्या है इसका? तो इसका सबसे कॉमन नेम है एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी प्रोसीजर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आपने एपिजियोटोमी नहीं की या फिर मीडियल एपिजियोटोमी कर दी, मीडियल एपिजियोटोमी तो क्या होगा? जैसे ही डिलीवर होगा फीटस, तो डिलीवर होने पर आप क्या बताते हैं कि ये प्रेशर के साथ ऐसा हो सकता है कि इंसिजन पूरा कहां तक पहुंच जाए? रेक्टम तक पहुंच जाए। और अगर इंसिजन रेक्टम तक पहुंच जाता है या फिर टीयरिंग हो जाती है और वेजाइना और रेक्टम जो होते हैं इसके बीच का स्किन फोल्ड पूरा का पूरा कंप्लीट टीयर हो जाता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? तो दो ऑर्गन वेजाइना और रेक्टम आपस में क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना दो ऑर्गन्स का क्या बोलते हैं? फिस्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फिस्टुला बोलते हैं। लेकिन किस किस के बीच में हुआ है, तो वेजाइना और रेक्टम के बीच में हुआ है, इसलिए फिस्टुला का नाम हो जाएगा रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। क्या हो जाएगा? रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। तो आप बता सकते हैं कि एपिजियोटोमी हम क्यों परफॉर्म करते हैं, तो टू प्रिवेंट द चांस ऑफ कंप्लीट पेरिनियल टियर अगर पूरी की पूरी स्किन जो है वो टियर हो गई है पूरी, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कंप्लीट पेरिनियल टियर बोल देंगे। और दोनों ऑर्गन मिक्स हो गए तो इनको हम क्या बोलेंगे? रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। तो रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला और कंप्लीट पेरिनियल टियर को हम प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो उसका नाम हो जाता है एपिजियोटोमी। जो कि आप सबने पढ़ा होगा कि 4 टाइप का होता है, मीडियल होता है, लेटरल होता है, मीडियो लेटरल होता है, जे शेप्ड होता है। सबसे ज्यादा कौन सा परफॉर्म किया जाता है, तो मीडियो लेटरल परफॉर्म किया जाता है। मीडियो लेटरल परफॉर्म करने के लिए जब आप इंसिजन लगाते हैं तो वो मीडियल से कहां पर लगाते हैं? लेटरल साइड पे लगाते हैं। मिडिल से लेटरल साइड पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। अगर हमने लेटरल साइड पे इंसिजन लगाया तो ये वेजाइना और रेक्टम जो होते हैं वो टियर कंप्लीटली नहीं हो सकते। तो इसको कंप्लीट पेरिनियल टियर को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट कॉमन जो इंसिजन लगाया जाता है वो कौन सा होता है? मीडियोलेटरल। कौन सा होता है? मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल इंसिजन मोस्ट कॉमन इंसिजन होता है। इंसिजन कितने सेंटीमीटर का लगाते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर का लगाते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं 1 इंच, 1 इंच का लगाते हैं, या फिर 2.5 सेंटीमीटर का लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में लास्ट जो है पेल्विक फ्लोर डायफ्राम। ये ऑर्गन के अंदर इंक्लूड नहीं है, बस ये पेल्विक फ्लोर डायफ्राम है। और पेल्विक फ्लोर डायफ्राम जो होती है ये मसल्स है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक फ्लोर मसल भी बोलते हैं। काफी बार इसका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर कौन कौन सी मसल इंक्लूड होती है, तो पेल्विक फ्लोर मसल या फिर पेल्विक फ्लोर डायफ्राम। पहले तो ये काम क्या करती है, क्या काम है? तो इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है? मसल से बनी हुई है। इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि आप बताते हैं कि काम क्या करती है, तो इट सेपरेट pelvic cavity from the perineum। पेरिनियम और पेल्विक कैविटी को ये क्या करती है? डिफरेंशिएट करके रखती है, अलग अलग करके रखती है। इनको हम क्या बोल देते हैं? तो इनको हम बोल देते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स हम बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक फ्लोर डायफ्राम हम बोल देते हैं। कौन कौन सी मसल इसके अंदर इंक्लूड होती है, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताते हैं कि इसके अंदर मसल जो होती है ये 3 मसल से मिलकर बनी होती है। कितनी मसल से मिलकर बनी होती है? 3 मसल से मिलकर बनी होती है। जो कैसे याद रखेंगे आप, तो आप बताएंगे पेल्विस से याद रखेंगे कि पेल्विस में कितनी बोन, तो बोन्स नंबर आप बताते हैं कि पेल्विस जो होती है ये 4 बोन से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी बोन होती है इसके अंदर, तो 2 तो होती है इनोमिनेट बोन। कौन सी बोन होती है? 2 इनोमिनेट होती है, एक सेक्रम होता है और एक होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहां पर होता है? तो कॉर्टेक्स होता है पोस्टीरियर, पीछे वाले पार्ट में होता है। इनोमिनेट बोन जो होती है, इनोमिनेट बोन 3 बोन से मिलकर बनी होती है। एक होती है इलियम, एक होती है इस्चियम और एक होती है प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस ये पेल्विक्स की बोन होती है। और पेल्विक बोन से आपको क्या रखना है? पेल्विक फ्लोर मसल्स के नाम याद रखने। कैसे रखोगे कि इलियम जो होती है वो किससे जाके जुड़ेगी, तो कोकिक्स से जाके जुड़ेगी, एक मसल ये होगी। दूसरी मसल इस्चियम कोकिक्स से जाके जुड़ेगी, तो दूसरी मसल ये हो गई। और तीसरी मसल प्यूबिक जो होती है वो कोकिक्स से जाके जुड़ती है, तो तीसरी मसल ये हो जाती है। क्या क्या नाम रहेंगे? तो नाम हो जाएगा पहला इलियोकॉक्सिजियल। कौन सी मसल? इलियोकॉक्सिजियल मसल। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी हो गई है इस्चियोकॉक्सिजियल। और थर्ड कौन सी है? तो थर्ड हो गई है प्यूबोकॉक्सिजियल।
ये मसल होती है। कौन कौन सी मसल हमने पढ़ी? इलियोकोक्सिजियल, क्योंकि इलियम जो होती है वो कॉक्सिक्स से मिल जाती है, इस्चियोकोक्सिजियल और प्यूबोकोक्सिजियल, ये तीन मसल जो कि क्या बना देती है, तो पेल्विक फ्लोर डायफ्राम बना देती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स बना देती है। इसके अंदर तीन मसल इंक्लूड रहेगी। क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन आता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर या पेल्विक फ्लोर डायफ्राम के अंदर सारी मसल इंक्लूड होती है एक्सेप्ट, तो तीन ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा कोई जो मसल होती है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको हम चूज कर देते हैं कि ये मसल इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। कौन कौन सी मसल होती है? इलियोकोक्सिजियल, इस्चियोकोक्सिजियल एंड प्यूबोकोक्सिजियल। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं लेविएटर एनाई, क्या बोलते हैं? तो लेविएटर एनाई मसल हम इनको बोलते हैं। इनके नाम हम पेल्विक फ्लोर डायफ्राम बोल सकते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल बोल सकते हैं, लेविएटर एनाई मसल बोलते हैं। जो क्या करता है? पेल्विक कैविटी से सेपरेट करता है पेरिनियम को, तीन मसल से मिलके बना होता है। कौन कौन सी मसल होती है? तो इलियोकोक्सिजियल, इस्चियोकोक्सिजियल एंड प्यूबोकोक्सिजियल। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कंप्लीट, जिसके अंदर आपको लिखना है और दोबारा से समझा देता हूँ आपको, और आपको लिखना स्टार्ट कर देना है कि हमने यहाँ से बात करी थी वल्वा एंड पुडेंडम, जो कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, मॉन्स प्यूबिस एंड मॉन्स वेलिस। सबक्यूटेनियस फैट पैड है जिसपे हेयर्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए पाए जाते हैं। इसके बाद हमने बात की लेबियम मेजोरा एंड लेबियम माइनोरा के बारे में। तो लेबियम मेजोरा जो होती है वो लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं फॉरेन बॉडी से, माइक्रोऑर्गेनिज्म से। सेम काम किसका होता है? लेबियम माइनोरा का, लेकिन ये स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी किसके बारे में? क्लाइटोरिस के बारे में। तो ये मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर हाईली ब्लड एंड वाटर सप्लाई होती है। शेप कैसा होता है? तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, 2.5 सेंटीमीटर साइज होती है, और ये सेम ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है किसका? ग्लैंड्स पेनिस के होमोलोगस ऑर्गन होता है। इसके बाद हमने बात करी वेस्टिब्यूल के बारे में। तो वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन है जिसमें एंटीरियरली क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली फोरकट एंड लेटरली लेबियम माइनोरा पाया जाता है। चार ओपनिंग्स होती है। पहली ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा के बोथ साइड पे ओपनिंग्स पाई जाती है, जो कि स्किनिस ग्लैंड होती है या पेरायूरेथ्रल ग्लैंड होती है। जस्ट नीचे की तरफ एक और ओपनिंग होती है जिसको वेजनल ओपनिंग बोलते हैं, और वेजनल ओपनिंग जो होती है इसके बोथ साइड पे ओपनिंग्स पाई जाती है, जिसको पेरावेजनल ग्लैंड या पार्थेनल ग्लैंड हम बोल सकते हैं। जो कि क्या काम करती है? तो काम में हम बताते हैं कि इनके फंक्शन होते हैं कि अल्कलाइन पीएच सीक्रेशन देती है जो पेन और फ्रिक्शन को कम कर देती है कोइटस के लिए। ठीक है, ये चार ओपनिंग्स होती है। इसके बाद हमने लास्ट बात करी थी पेरिनियम के बारे में। पेरिनियम में हमने दो चीजें पढ़ी, एनाटॉमिकल पेरिनियम और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम को ही हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या है? तो हमने पढ़ा कि एनाटॉमिकल पेरिनियम पेल्विस से याद रखना है, एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स एंड लेटरली क्या पाया जाता है? स्टिल ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। ये एनाटॉमिकल पेरिनियम। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम या पेरिनियल बॉडी क्या होता है? तो ये स्पेस है, किस किस के बीच का स्पेस है? तो रेक्टम और वेजाइना के बीच का स्पेस, या फिर स्किन फोल्ड है, किस किस के बीच का? रेक्टम और वेजाइना के बीच का। इसमें एक मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है, वेजाइना और रेक्टम के बीच में एक इंसिजन लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको पेरिनियोटोमी बोलते हैं या एपिजियोटोमी, क्योंकि यही पार्ट पेरिनियम है, और अगर इस पे इंसिजन लगाएंगे तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ओटोमी। ओटोमी का मतलब इंसिजन लगा देना, तो पेरिनियोटोमी बोलेंगे या फिर एपिजियोटोमी बोलेंगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो सकता है? ये टीयरिंग हो सकती है, और टीयरिंग होने पे दोनों ऑर्गन आपस में क्या हो सकते हैं? मर्ज हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, एब्नॉर्मल कनेक्शन हो सकता है, और एब्नॉर्मल कनेक्शन हो जाना फिस्टुला होता है। किस किस के बीच में हो जाना फिस्टुला? रेक्टम और वेजाना के बीच में, तो नाम हो जाएगा फिस्टुला का रेक्टोवेजानल फिस्टुला। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? क्योंकि पेरिनियम जो होती है वो कंप्लीटली टियर हो चुकी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? कंप्लीट पेरिनियल टियर भी हम बोलते हैं। तो इंसिजन होता है हम 2.5 सेंटीमीटर का या 1 इंच का लगाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हम कौन सा लगाएंगे? मीडियोलेटरल लगाएंगे। क्यों लगाते हैं मोस्ट कॉमनली मीडियोलेटरल? तो आप बताते हैं कि मीडियोलेटरल हम इसलिए लगाते हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके चांस को। कौन से चांस को? कंप्लीट पेरिनियल टियर को या रेक्टोवेजानल फिस्टुला के चांस को। ठीक है, इसके आगे हमने क्या बात करी? तो इसके आगे हमने बात करी थी पेल्विक फ्लोर डायफ्राम के बारे में या पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट करके रखती है पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को, दोनों को अलग अलग करके रखती है। कौन करके रखता है? तो पेल्विक फ्लोर डायफ्राम बता सकते हैं या पेल्विक फ्लोर मसल आप बता सकते हैं कि ये दोनों चीजें अलग करके रखती है, सेपरेट करके। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको लेविएटर
एनाई मसल भी बोलते हैं। लेवेटर एनाई मसल के अंदर कितनी मसल्स इंक्लूड होती है? तो भैया 3 मसल इंक्लूड होती है। कौन कौन सी 3 मसल इंक्लूड होती है? आप बताते हैं, पहले से याद रखना। तो इनोमिनेट बोन के अंदर इलियम, इस्चियम एंड कॉक्सिक्स। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये कॉक्सिक्स से जाके जुड़ेगी तो इलियोकॉक्सियल, इस्चियोकॉक्सियल एंड ट्यूबोकॉक्सियल। ये 3 मसल जो होती है ये इंक्लूड होती है, और इंक्लूड होकर क्या बना देती है? लिविएटर एनाई मसल बना देती है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप पेल्विस से। कि पेल्विस में कितनी बोन? 4 बोन। कौन कौन सी? 2 इनोमिनेट, एक सेक्रम, एक कॉक्सिक्स। इनोमिनेट किन किन बोन से मिलकर बनी होती है? तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस से। ये जैसे ही मसल जाके जुड़ेगी तो मसल का नाम हो जाएगा इलियोकॉक्सियल, इस्चियोकॉक्सियल एंड ट्यूबोकॉक्सियल। राइट, तो ये हो गया, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। और अगर कुछ चीज छूट गई है तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये चीज मुझे लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको क्लास के, और यह है आपको बार बार रिवीजन करना है। ये अगर आप प्रॉपर पढ़ते रहे तो नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा इजी। आपको क्या करना है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो चीज छूट भी जाती है तो रिकॉर्डेड आपके पेज में अवेलेबल हो जाती है क्लास, तो आप उस टाइम पे लिख सकते हैं, या बीच में आप बता सकते हैं कि ये चीज लिखनी है हमें, है ना, ये चीज नहीं लिख पाए, जो भी है आप बता सकते हैं बीच में। उसके बाद हम 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, और फिर हम 11 बजे से दोबारा से क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक का समझ में आया जो पढ़ा? कोई दिक्कत है तो बता दो, अभी वो क्लियर करके फिर हम आगे ब्रेक लेंगे थोड़ी देर की। हाँ भाई, समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो होगा पार्ट ओबीजी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। वो हम स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, 11 बजे नोटिफिकेशन